साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर नालंदा से है, जहां बिहार शरीफ के भराव पर मोहल्ले के रुई गोदाम में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। आग की वजह से लाखों रुपए की रुई जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नालंदा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार शरीफ के भराव पर मोहल्ले में रुई के गोदाम में आग लगी। जाहिर है रुई में आग लगी थी तो काफी तेजी के साथ आग फैल गई और नतीजा ये हुआ कि लाखों रुपए का नुकसान चंद मिनटों में हो गया। हालांकि बाद में दमकल की टीम यहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग किस वजह से लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है। अभिषेक से लेंगे ज्यादा जानकारी। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, आग कैसे लगी, कुछ पता चल पाया है और आग क्या पूरी तरह से अब बुझा लिया गया है? जी बता दो कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है बिजली का, उसी से। हालांकि बिजली आग लगते ही स्थानीय लोगों ने थाने में फोन करके बिजली कटवाई। उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि 5 से 6 दमकल से आग पर काबू पा लिया गया। जी किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा है वहां पर? फिलहाल इस मामले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन काफी जो रुआ रखा हुआ था वो गोदाम था, गोदाम में ही आग लगी थी, इसलिए बहुत काफी क्षति हुई है, खास करके सामान जली है। जी बहुत धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो अब सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया गया है, ये राहत की बात है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और बताया जा रहा है, जैसा कि गर्मी के मौसम में खास तौर से देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और काफी तेजी के साथ ये आग फैल गई। नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा गोदाम जो रुई से भरा हुआ था वो जल गया है। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। जी हां, बिहार में कोरोना के 83 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 2477 अब हो गई है और सबसे ज्यादा मरीज जो मिले हैं कटिहार से मिले। 35 केस कटिहार से सामने आए हैं। इसके अलावा मुंगेर, बेगूसराय से भी मामले सामने आए हैं। मुंगेर में 6 केस सामने आए हैं, वहीं बेगूसराय से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रोहतास 11 और भागलपुर में 2 कोरोना के केस मिले हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रजनीश, अब बहुत ही तेजी के साथ मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीते कुछ दिनों से जब से प्रवासी लौटने शुरू हुए हैं मामले बढ़ रहे हैं। अब आंकड़ा जो है 2500 के करीब पहुंच चुका है। बिल्कुल सिरांधा, देखा जाए अगर तो तकरीबन 51% जो अभी तक पॉजिटिव मरीज हैं 3 मई से लेकर अब तक, उनमें जो है प्रवासी बिहारियों में ही पॉजिटिव मिला है, जिनकी वजह से लगातार संख्या बढ़ रही है। सीमांचल इलाका और कोसी इलाके से ज्यादातर मरीज जो हैं उनमें पॉजिटिव की पुष्टि हो रही है, क्योंकि वहां से लोग पलायन ज्यादा कर रहे हैं। अभी अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 2500 को आंकड़ा छूते हुए दिख रहा है फिलहाल, और 2 रिपोर्ट अभी और आनी बाकी है। RMRI और IGMS में बड़ी संख्या में रिपोर्ट की जाँच हो रही है। बता दें आपको कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अगले 7 दिनों के अंदर कई और मशीनों की जो है आपूर्ति हो रही है। उसके बाद 4 से 5,000 सैंपल की रोज जांच होगी, जो फिलहाल 2800 तक और 2900 तक सैंपल की जांच चल रही है। औसतन 150 से 250 मरीज जो है जिनमें पॉजिटिव की पुष्टि हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसमें और तेजी से वृद्धि होती हुई दिख रही है और लोगों को सतर्कता फिर से बरतने की जरूरत है। बिल्कुल सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत है रजनीश। सवाल यही है कि जितनी तेजी के साथ मामले सामने आ रही है अच्छी बात है, लेकिन क्या अब उतनी तेजी से इलाज हो रहा है? अब जो प्रतिशत है वो घट गया है, रिकवरी रेट जो है वो घट गई है। बिल्कुल, अगर जिस तरह से देखा जाए तो पहले 52.2% रिकवरी रेट पहुंच गया था बिहार का, जब तक 1000 से नीचे जो आंकड़े थे पॉजिटिव मरीज के। लेकिन जैसे ही आंकड़ा जो है 2000 के पार किया है, उसके बाद तकरीबन 22 से 23% तक जो रिकवरी रेट है उसमें गिरावट आई है। तो ऐसे में चिंता का विषय है। जो औसतन 11 दिनों में मरीज ठीक होते थे, अब 14 से 15 दिन लग रहे हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के लिए चुनौती है और मरीजों को चिंता का विषय है। राज्य सरकार के सामने भी मुश्किल है, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि अपनी तरफ से भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। बहुत धन्यवाद रजनीश इस जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, नए मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को खुद भी सतर्क रहने की जरूरत है। 2477 अब आंकड़ा पहुंच चुका है बिहार में।
इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लगातार तीसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्वारंटीन सेंटर का जायजा ले रहे हैं। सीएम आज भागलपुर, बांका, कटिहार, जमुई, बक्सर, जहानाबाद और वलौर, मुंगेर जिले के 16 क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से बात कर रहे हैं। सीएम की कोशिश है कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इससे पहले भी जब सीएम बात कर रहे थे श्रमिकों से, उन्होंने आश्वस्त किया कि आगे से उन्हें राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा काम के लिए। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे करेंगे बातचीत। आनंद, लगातार मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, अलग अलग जिलों के श्रमिकों से बातचीत कर रहे हैं और एक भरोसा भी दिला रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। देखिए सर, बिहार पहला ऐसा स्टेट है सिरंधा जहां के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितना भी क्वारंटाइन सेंटर है वहां का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर ये कहकर हमला बोल रही थी कि क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति ठीक नहीं, वहां पे लोगों का ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा है। कई तरह की बातें सामने आ रही थी। इस बात को गंभीरता से देखते हुए नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से लगातार कई जिलों के क्वारंटाइन सेंटर का जायजा ले रहे थे। आज इसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, जमुई, बक्सर, जहानाबाद, अरवल और मुंगेर जिले के लगभग 16 क्वारंटाइन सेंटर का जायजा ले रहे हैं। लोगों से लगातार नीतीश कुमार ये फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद जानना चाहते हैं कि अधिकारी जो उन तक बात पहुंचाते हैं वस्तु स्थिति क्या है, और लोगों से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जहां पर भी किस जिले में बात कर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में, तो डीएम पहले उनको जानकारी दे रहे हैं। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री कहते हैं किसी से मुझे बात करवाइए, और उसके बाद अटेंडेंट किसी को खड़ा कराया जाता है और उससे पूछते हैं मुख्यमंत्री की क्या कोई समस्या है या नहीं। तो तमाम तरह की जानकारी आती है। लोग बताते हैं कि नहीं ठीक है क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति, इस वजह से वो जानकारी मिलती है। उसके बाद मुख्यमंत्री का अगला जो सवाल रहता है सिरंधा, वो ये जानना चाहते हैं कि बिहार में अगर वो आए यहाँ पे तो किसी में स्किल है कि नहीं, वो कुछ काम करना चाहते हैं कि नहीं। तो उनके बारे में जब जानकारी मिलती है, मुख्यमंत्री में भरोसा दिलाते हैं कि बिहार में अब तमाम वैसे लोग जो बिहार में बड़ी संख्या में, जो लाखों की संख्या में प्रवासी बिहारी पहुंचे हैं, उनके रोजगार के लिए सरकार कई सारे प्रयास कर रही है और भरोसा दिलाते हैं कि बिहार में अगर आप आए हैं तो आपके नौकरी के लिए, आपके रोजगार के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और कई सारी बातें ये बताते हैं। लगातार जो कोशिश विपक्ष कर रहा था कि किस तरह से हमला बोला जाए, उस कोशिश को लगता है झटका लग रहा है, क्योंकि सीएम लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से हर संभव मदद पहुंच पाए इन लोगों तक जो क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे हैं। धन्यवाद आपका आनंद इस बातचीत और जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि लोगों की मुश्किलें जल्द से जल्द दूर हो सके। हालांकि आबादी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व बिहार में बहुत ज्यादा है और ये वजह भी है कि रुकावट बन रही है, सभी तक मदद नहीं पहुंच पाती है। और लगातार 3 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्वारंटीन सेंटरों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम की समीक्षा पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी के शिवानंद तिवारी का कहना है कि हमने सरकार को आईना दिखाया, ये समीक्षा उसी का परिणाम है। वहीं पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव का कहना है कि विपक्ष बेवजह क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। हमारी आलोचना जो है, हम जो कहीं उंगली उठाते हैं, सरकार को मदद मिलती है, सरकार को सुधारने का मौका मिलता है। इसलिए विरोधी दल के आलोचनाओं को दुश्मन के आलोचना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, जो आमतौर पर सत्ताधारी दल के लोग करते हैं। उप मुख्यमंत्री जैसे जब जिम्मेवार पद पर बैठे हुए आदमी जो हैं इस ढंग से हमला करते हैं, तिल मिलाते हैं। भाई क्यों तिल मिला रहे हैं भाई? हम आपको मौका दे रहे हैं, आप जो है संभालिए अपने आप को। बहुत अच्छी पहल की है माननीय मुख्यमंत्री ने कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो स्वयं चीज़ों को देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे और बेहतर व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर की हो सकेगी। प्रवासियों और गरीबों के नाम पर बिहार में सियासत जारी है। लालू राबड़ी के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट के बहाने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा है कि जो जहां है वहीं रहे, सरकार द्वारा सुझाया गया ये उपाय बिल्कुल निराधार और निर्दयी है। नारा होना चाहिए था, जो सक्षम है वो जहां है वहीं रहे, और जो भी अक्षम, गरीब, मजदूर, मजबूर, दिक्कत और तकलीफ में है वो जहां भी है वो हमसे कहे। हम सबका ख्याल रखेंगे और मदद पहुंचाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। इस असंवेदनशील सरकार ने सभी को एक तराजू में तौल दिया। क्या राजा और क्या रंग। गरीब को उनके हाल पर छोड़ देना सरकार की विफलताओं की भयानक तस्वीर है, जो आने वाले कई सालों तक देश की आंखों में चुभती रहेगी। गरीबों को आश्वासन नहीं, राशन और नारे नहीं, सहारे की जरूरत है। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार पर यह हमला बोला है।
और अब जरा इस खबर को समझिए। समझने की बात यह है कि आरजेडी प्रवासियों के बहाने सियासत की फिराक में था। चुनावी साल में प्रवासियों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी के तहत आरजेडी के बड़े नेता लगातार हमलावर हो रहे हैं। राबड़ी देवी ने वीडियो ट्वीट कर हमला बोला था, तो लालू यादव ने भी पलायन पर ट्वीट किया था और अब तेजस्वी ने भी ट्वीट कर इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। इधर तेजस्वी की ट्वीट पर जेडीयू का पलटवार भी सामने आया है। खुद तो आपदा में रहे लापता और हम पर टिप्पणी करते हैं, ये जेडीयू की तरफ से कहा गया है। दिल्ली से पटना तक केवल नकारात्मक ट्वीट करते हैं तेजस्वी। अशोक चौधरी ने जोरदार हमला बोला है तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला था, खुद तो आपदा में रहे लापता और हम पर टिप्पणी करते हैं। तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने यह बयान दिया है। लंबे समय तक लापता रहे। जब जब प्रदेश में आपदा आई है, नेता जब से प्रतिपक्ष हुए हैं तब तक ये आपदा के समय में लापता रहे। इस बार भी आपदा में लापता रहे। अब 50-60 दिन बाद, पता नहीं कितने दिन बाद आए अब। लेकिन जो वहां रहे भी, तो जो ट्वीट का कंटेंट अगर आप देखिएगा, कुछ सकारात्मक राजनीति का तो कंटेंट था नहीं। हमेशा निगेटिव, नकारात्मक राजनीति का कंटेंट था, कटाक्ष का कंटेंट था। तो आपदा में राजनीति करना है, जनता मालिक है। वोट किसको देगी नहीं देगी वो जनता मालिक है, जनता डिसाइड करेगी। अगर हम लोगों ने अच्छा काम किया होगा, जनता फिर सर पर ताज देगी। अगर अच्छा काम नहीं किया होगा, लगता होगा कि नहीं इन्होंने अच्छा काम नहीं हुआ, जनता मालिक है। अशोक चौधरी हमला बोलते हुए तेजस्वी पर और ये कहते हुए कि नकारात्मक राजनीति लगातार ये कर रहे हैं। इधर कल पटना से शुरू होगी हवाई उड़ानें, ये बड़ी खबर आपको दे दें। पटना एयरपोर्ट ने शेड्यूल जारी कर दिया है। दिल्ली के लिए 9 फ्लाइट शेड्यूल में है। मुंबई के लिए 3 फ्लाइट पटना से उड़ेंगी। कोलकाता के लिए सिर्फ 1 फ्लाइट उड़ेगी। बेंगलुरु के लिए 3 फ्लाइट उड़ान भरेगी। अमृतसर के लिए 1 फ्लाइट उड़ान भरेगी। तो ये शेड्यूल जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि अब फ्लाइट्स उड़ान भरनी शुरू कर देगी। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे करेंगे बातचीत। रवि, अब जो लोग फंसे हुए हैं पटना में खास तौर से, उनके लिए अब रास्ता साफ हो गया है। वो जो दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं वो अब जा सकते हैं। जी बिल्कुल सिरांदा, और लॉकडाउन के कारण कई लोग ऐसे थे जो लॉकडाउन में यहाँ पे फंसे रह गए थे, वो जा नहीं पाए थे। उनके लिए एक राहत भरी खबर तो जरूर है। और कल जो 5 शहरों के लिए यहाँ से उड़ान भर रही है, जैसा आपने बताया कि दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा उड़ानें होंगी, क्योंकि बिहार से और दिल्ली के जो फ्लाइट से ज्यादा लोग जाते हैं, तो उसके लिए 9 फ्लाइट से जो है दिल्ली के लिए दी गई हैं। और अच्छी बात यह है कि सारी जो तैयारियां हैं वो एयरपोर्ट पर कर ली गई है। अभी की अगर बात करें तो पटना डीएम, एसएसपी, सारे लोग जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मीटिंग चल रही है। और देखा जा रहा है कि कल जब आएंगे तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करना है, सारी व्यवस्थाएं कैसे रखनी है, वहाँ पे ओला, उबर, टैक्सी सारे जो है वहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी। और ये कहा गया है कि जो एयर टिकट्स होंगे वही लोगों का आने जाने का, घर से एयरपोर्ट आने का पास होगा। तो सारी ख्याल जो है वो रखी जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये उड़ान जो है वो सुबह से ही शुरू है। दिल्ली के लिए सबसे पहले उड़ान जो है वो सुबह में 8 बजे शुरू होगी, जो रात के 9:30 बजे अंतिम उड़ान पटना एयरपोर्ट से होगी। श्रीरांदा। ओके रवि, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी सुबह से ही। दिल्ली के लिए पहली उड़ान होगी, उसके अलावा दूसरे राज्यों के लिए होगी। तो उन लोगों के लिए राहत जो काफी वक्त से लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जिन्हें दूसरे राज्य जाना है, जरूरी का काम है, वो सब अब जा सकेंगे। और अब वंदे भारत अभियान के तहत आज ओमान से 132 लोगों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान गया एयरपोर्ट पहुंचा। 132 यात्रियों में 116 और 16 झारखंड के रहने वाले हैं। बिहार से 116 यात्रियों को बोध गया में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, जबकि झारखंड के 16 यात्रियों को उनके गृह जिले भेज दिया गया। वंदे भारत अभियान के तहत विदेश में फंसे यात्रियों को लेकर एक विमान कल भी आएगा। एयर इंडिया के विशेष विमान से 132 यात्री गया एयरपोर्ट आए हैं। ये विशेष विमान ओमान मस्कट से आई है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान जो यात्री वहां भारतीय फंस गए थे उनकी वापसी हो रही है। भारत सरकार के वंदे भारत अभियान के तहत इनकी वापसी हो रही है। और इस कोरोना को लेकर गया एयरपोर्ट पर काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। इस सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। और आप यहाँ
देख सकते हैं कि जो यात्री बाहर निकल रहे हैं वो काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। और यहाँ पर गया एयरपोर्ट पर बिहार सरकार की तरफ से एक किट भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही एक बुकलेट है जिसमें क्वारंटाइन के समय किस बातों का ध्यान रखना है, किस तरह की सतर्कता बरतनी है, इसको लेकर जानकारी दी गई है। जो बिहार के यात्री हैं उन्हें बोध गया भेजा जा रहा है, जहां वो पेइंग क्वारंटीन होंगे। और इस दौरान मगध प्रमंडल के कमिश्नर के साथ ही जिलाधिकारी, एसएसपी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। न सिर्फ दूसरे राज्यों से बिहार और झारखंड प्रवासी आ रहे हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग लाए जा रहे हैं। कल भी एक विमान आएगा। इधर बाहर से आ रहे कुछ प्रवासी मजदूरों के सीधे सदर अस्पताल पहुंचने से सामान्य मरीज और स्वास्थ्यकर्मी चिंतित हैं। इसकी वजह से सामान्य मरीज सदर अस्पताल जाने से परहेज करने लगे हैं। सिविल सर्जन ने भी कहा है कि प्रवासी मजदूरों को सदर अस्पताल नहीं जाना चाहिए, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की गुंजाइश है। सिविल सर्जन ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए प्रखंड स्तर पर QRT बनाई गई है, जिनके जरिए प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। कोरोना का असर भगवान के घर में भी दिख रहा है। बिहार के प्रसिद्ध मंदिरों की कमाई बंद हो गई है। गोपालगंज का थावे मंदिर बीते 2 महीनों से बंद है, जिसके कारण यहां लगने वाली ज्यादातर दुकानों में ताला बंद रहता है। इस मंदिर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। अभी हम खड़े हैं गोपालगंज के ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर परिसर में और आप देखेंगे कि कोरोना महामारी के बाद से जब देश में लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन के बाद गोपालगंज का ये जो थावे दुर्गा मंदिर है इसको भी बंद कर दिया गया, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग ना हो इसके बचाव के लिए। और इस थावे दुर्गा मंदिर में प्रतिदिन करीब 4 से 5 हज़ार लोग दर्शन करने के लिए आते थे। चैत्र नवरात्र में यहाँ पर हज़ारों लोगों का तांता लगा रहता था यहाँ पर। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो इस थावे मंदिर परिसर का पूरा जो इलाका है वो सन्नाटा है, पसरा हुआ है। और देखें जितने भी ठेले हैं सब दुकानें बंद हैं। आप देखिए जितनी भी चुंदी की दुकान थी, प्रसाद की दुकान था, सारा दुकान बंद है। और जो थावे दुर्गा मंदिर का जो व्यवसाय है, बताया जाता है कि यहाँ पर करीब 1000 से 1200 दुकानें हैं और एक दुकान की आमदनी, औसतन आमदनी जो 3 से 4 हज़ार थी, यानी कि एक महीने में करीब यहाँ पर 10 से 12 लाख का आमदनी हुआ करता था। लेकिन मंदिर परिसर में जो दान है वो कम हो गया और इसके अलावा यहाँ पर जो दुकान है वो प्रभावित हुआ है। जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से क्या प्रभाव पड़ा है यहाँ पर? प्रभाव पड़ गया कि जितना पैसा आता था दान पेटी में हम लोग सब चलता था, भोजन उजन इसी में, अब नहीं चल रहा है, बंद हो गया बस। और यहाँ पर कितना मतलब आमदनी होती थी एक दिन में जो दान पेटी में लगवा आता था? लगभग महीना 2 महीना में 4 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे ही आता था। तो सब ठप है पूरा? सब पूरा ठप है, बंद हो गया है। कोई पूजा करने नहीं आता? नहीं, यहाँ पर पूजा करना। प्रतिदिन कितना आमदनी होती थी आप लोगों का? अंदिना में यही 2000 1000। और चैत्र नवरात्र में? उसमें 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार। हाँ। तो कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर? 1000। तो यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से क्या क्या दिक्कत हुआ आप लोगों को? बहुत दिक्कत हुआ है। उतना अतवार से जब कर्फ्यू लागू था, जनता कर्फ्यू, तो उस दिन से बंद है। और सब जितना है पेड़ा लड्डू सब मैंने ख़त्म हो गया है और सामान भी जितना है सब नुकसान हो गया है। हाँ। तो देखा आपने कि कैसे जो थावे दुर्गा मंदिर का ये जो जब बंद किया गया, बंद करने का फैसला लिया गया, तो इससे यहाँ पर हर महीने का करीब 10 से 20 लाख का जो व्यवसाय था वो प्रभावित हुआ और जो दान पेटी में आने वाली जो आमदनी थी वो भी प्रभावित हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अब बात ज्योति की। गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर पिता को दरभंगा लाने वाली बहादुर बेटी ज्योति का सरकारी स्कूल में नामांकन हो गया है। ज्योति का एडमिशन हाई स्कूल पिंडारुच में 9वीं क्लास में हुआ है। ज्योति ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी की पहल पर ज्योति का स्कूल में एडमिशन कराया गया। एडमिशन के साथ ही ज्योति को किताब का सेट, पोशाक और साइकिल देने के साथ साथ सम्मानित भी किया गया। बता दें कि लॉकडाउन में घर जाने का कोई साधन नहीं मिला, तो ज्योति 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंच गई, वो भी अपने पिता को पीछे साइकिल पर बिठाकर। ज्योति के जज्बे को अब हर कोई सलाम कर रहा है। पहले तो जानिए कि 21 तारीख को इसका एडमिशन हुआ पिंडारुच हाई स्कूल में 9वां क्लास में। 8वां पास करके यहाँ से गई थी और हम लोग इसके लिए पोशाक, साइकिल जो प्रोविज़न है विभाग का, किताब का सेट, पोशाक का सेट, बैग, जूता, मोजा हम लोगों ने दिया है साइकिल के साथ।
वहीं न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बिहार की बहादुर बेटी ज्योति की मदद के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा है बिहार के योजना एवं विकास मंत्री महेश्वर हजारी का। महेश्वर हजारी ने अपनी ओर से 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की है। साथ ही मंत्री ने कहा कि वो ज्योति की 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च भी उठाएंगे। तो चूंकि मैं दरभंगा जिला का प्रभारी मंत्री हूँ, इसके नाते मैं भी चाहता हूँ कि उसको सहायता राशि के रूप में 50,000 रुपये मैं सहायता का राशि के रूप में 1 तारीख के, चूँकि 31 तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद 1 तारीख मैं स्वयं जा करके उनके घर पर उसको देने का काम करेंगे। साथ ही वह यदि पढ़ना चाहती हैं, जिस तरह से बिहार सरकार ने भी उनका जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजकर उनका नामांकन भी 9th में कराने का काम किया। यदि आगे भी पढ़ना चाहेंगे 12वीं तक, तो 12वीं तक जो भी खर्चा लगेगा उसको हम खर्चा भी वहन करने का काम करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सहरसा से है, जहां अपराधियों ने एक ग्रामीण डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि फतेहपुर मैना पुल के पास बाइक सवार अपराधियों ने मुकेश कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। सिर में गोली लगने के बाद मुकेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुकेश के साथी पवन महतो को भी गोली लगी है। घटना में गांव के ही कुछ लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। वहीं पूर्वी चंपारण में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार की रात चकिया थाना के बालूचक गांव के रहने वाले सीएसपी संचालक अमरेंद्र की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमरेंद्र को अपराधी घर से बुलाकर ले गए थे। अमरेंद्र का शव आज सुबह खेत से बरामद किया गया। परिजनों का कहना है कि पड़ोस के ही 2 युवक रोज की तरह उसे घर से बुलाकर ले गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 9 बजे तक घर से बुला के ले गेला। अच्छा, के बुला के ले गेला? वे सब तेज केकर बेटा बा? अरुण सिंह के। अच्छा। कुंदाना ओकर फुदेना सिंह के बेटा बा। अच्छा। वे से ले जाके हमरा बाबू के हम कहली जे न जो तो कहे बजे ना 5 मिनट में हम भेज देंगे। 5 मिनट में काहेला बुला कर कुछ काम पूछो न कहला। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में लौट रहे हैं जोहार झारखंड के साथ।